अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम्स इसको डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रीक फ़िलासफ़र्स टॉट कि एटम के बारे में ग्रीक फ़िलासफ़र्स का क्या कहना था। तो ये कहते थे कि मैटर जो है इसको आप मज़ीद छोटे छोटे सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम मैटर को डिवाइड कर कर के एक बेसिक सब यूनिट तक पहुँच जाते हैं जिसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है। डेमोक्रेटस ने उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जिनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता उनको एटम्स का नाम दिया। और ये जो वर्ड एटम है ये आप जानते हैं ये एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से ड्राइव किया गया है जिसके मीनिंग है इंडिविजिबल, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि एटम की डेफिनेशन कुछ यूँ की जाती रही कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17th सेंचुरी में कुछ वर्क किया गया। वो ये है कि 17th सेंचुरी में जो प्योर सब्सटेंसेस थे, तो ये प्योर सब्सटेंसेस यानी कंपाउंड्स, उनकी कंपोजिशन की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। यानी कि ये देखा गया कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं वो किन अज्जा से मिलकर बनते हैं, उनकी तरकीब क्या होती है, इस चीज़ को स्टडी किया गया। और कितनी वो जो अज्जा होते हैं वो कितनी क्वांटिटी के अंदर मिल करके उस प्योर सब्सटेंस को बना रहे होते हैं। ठीक है। तो ये 17th सेंचुरी के अंदर स्टडी किया गया। नंबर 2 जो है ये भी देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो है कंपोनेंट पार्ट थे, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस को बना रहे थे कुछ एलिमेंट्स। ठीक है। जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस में पाए जाते थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे। और फिर थर्ड पॉइंट ये था कि एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये था कि किस तरीके से एक कंपाउंड को तोड़ करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर तकसीम किया जाए। ठीक है। कि एक कंपाउंड से कैसे दोबारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हासिल किया जाए जिनसे मिलकर एक कंपाउंड बनता है। ठीक है। सो ये 17th सेंचुरी के अंदर इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो स्टडी की गई। ठीक है। फिर उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808, डाल्टन्स वर्क था जी। डाल्टन जो है हमारे पास एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, जॉन डाल्टन। उसने जो एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की, उसके कुछ पास्टुलेट्स जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहला पास्टुलेट है ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जितना भी हमारे पास मैटर है वो सारे का सारा एटम्स पर ही मुश्तमिल है। नंबर 2 है कि एक ही एलिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी एटम हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट के जो एटम हैं उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। और जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये 3 पास्टुलेट्स थे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद थी वो ये थी कि डाल्टन ने ये सबसे पहले स्टडी किया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, इनको भी आप एटम्स की मौजूदगी की बिना पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप जानते हैं कि मादा कानून बकाए मादा, कि कोई भी जो मादा है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है। ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये है कि जब आप एलिमेंट्स या एटम्स को मिला करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो जो एटम्स है एक फ़िक्स प्रोपोर्शन के अंदर जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कानून बराए मुस्तकिल तनासुब। ठीक है। उसके बाद है जी
डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ग्रीक फिलासफर्स ने तो ये कहा कि एटम को आप फर्दर जो है सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वक़्त एटम की डेफिनेशन कुछ यूं ही थी, एटम को यूं ही डिफ़ाइन किया जाता रहा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एटम को फर्दर सब डिवाइड कर लिया गया, उसके अंदर उसको सब डिवाइड करके उसके अंदर मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए, और अब तक जो है वो 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन, बोसॉन्स, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि यही फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जी, अब चूंकि हमने मैटर को सब डिवाइड कर लिया, सॉरी एटम को चूंकि अब हमने सब डिवाइड कर लिया, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये डेफिनेशन जो है वो गलत हो गई है हमारी। बस जो है हमें एक मॉडर्न डेफिनेशन चाहिए एटम की, तो वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो छोटे से छोटा ज़रा सब्सटेंस का जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है इंडिविजुअली, उसको आप कहते हैं एटम। या फिर आप एटम को यूं भी डिफाइन कर देते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। अब ये जो है किस तरीके से आज़ादाना वजूद अपना बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, उसके लिए एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। देखें इनका ऑक्टेट एज यू नो कंप्लीट होता है, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इनके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होते। ये हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करेंगे मालिक्यूलर फॉर्म के अंदर, N2, H2, Cl2, O2। तो ये इनकी इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो ये हमने देखा कि एटम जो है एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये एक थीम लाइन दी गई है कि हमारे पास एक तरफ था एटम के बारे में ग्रीक फिलासफर्स का टॉट, और एक वो केमिस्ट्री है, मेन स्ट्रीम केमिस्ट्री, जो आज हम एक साइंस के तौर पर पढ़ते हैं। इन दोनों में लिंक का रोल प्ले किया, रोड का रोल प्ले किया डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने उन फिलासफर्स के आइडियाज़ को आज की केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करने में अहम किरदार जो है वो अदा किया। उसके बाद जैकब ब्रिजिलियस वर्क। जैकब ब्रिजिलियस एक स्वेडिश केमिस्ट थे। जैकब ब्रिजिलियस, दो ही इसके पास्टुलेट्स हैं कि उन्होंने कौन कौन सा जो है वो वर्क किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को डिटरमिन किया, ठीक है। एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस की वैल्यू को फाइंड किया, और उन्होंने जो वैल्यूज़ फाइंड की थी एटॉमिक मैसेस की, वो ज़्यादातर उन्हीं वैल्यूज़ के बिल्कुल क्लोज थी जो कि आज हमें एटॉमिक मैसेज के बारे में जानी जाती हैं। यानी कि आज की एटॉमिक मैसेज के वैल्यूज़ जो है वो उन एटॉमिक मैसेज से तकरीबन मिलती जुलती थी। नंबर टू जो है, उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसके तहत हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल्स दे सकते हैं, ठीक है। सो ये दो जो है वो उसके पास्टुलेट्स हैं ब्रिजिलियस वर्क के, ठीक है। नंबर वन, उन्होंने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिटरमिन किया। नंबर टू, उन्होंने एक सिस्टम जो है वो हमें दिया ताकि हम सिंबल जो है वो दे सके एलिमेंट्स को। जी, नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ एटम। देखिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसको आप आम आँख से नहीं देख सकते। इवन के लाइट माइक्रोस्कोप को भी
आप इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइट माइक्रोस्कोप से भी, एक ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप ये यूज़ करता है विजिबल लाइट इन इट्स ऑपरेशन। तो विजिबल लाइट चूँकि ये यूज़ करता है अपने ऑपरेशन में, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, जबकि एटम बहुत छोटा होता है। यानी कि एटम जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी बहुत छोटा है। इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप को आप एटम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का साइज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उनका साइज़ जो है 500 नैनोमीटर से बड़ा हो, यानी कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होगा, तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको जो है वो मैग्नीफाई कर सकेगा, उसको जो है वो व्यू हम कर सकेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से, अदरवाइज़ नामुमकिन है। तो फिर एटम को देखने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। चूँकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एक एटम को देख सकते हैं, उसकी वजह यह है कि लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अपने ऑपरेशन में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो एटम से बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसी वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम को व्यू करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को व्यू कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को नहीं देखा जा सकता। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में एक्सरे वर्क किया गया, जिसमें कुछ एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई। वो ये है कि एटम्स का डायामीटर, जो एटम्स का डायामीटर था वो कुछ ऐसे था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर, और 0.2 नैनोमीटर, और 2 एंजेस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये एटम्स का डायामीटर था। उसके बाद व्हाट इज़ ए फॉर एंजेस्ट्रॉम, ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, एंड 1 एंजेस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो एंजेस्ट्रॉम जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। नंबर 2, मैसेज ऑफ एटम, जो एटम्स के मैसेज की रेंज थी उसके बारे में भी बताया गया कि 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम, इस रेंज के अंदर एटम्स का जो है वो मैस होता है। और डायमीटर किस रेंज में होता है, 0.2 नैनोमीटर, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर। एज यू नो दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, चूँकि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, एटम इज़ अमेजिंगली सो स्मॉल वी कैन नॉट इमेजिन। उसकी रीज़न ये है कि आप जो एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो कहा यह जाता है कि फुल स्टॉप के अंदर जो है अबाउट 2 मिलियन एटम्स आते हैं। एक सिंगल फुल स्टॉप के अंदर अबाउट 2 मिलियन एटम्स जो है वो आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो ये है कि अगर एक गोल्फ बॉल, छोटी सी एक बॉल, गोल्फ बॉल, अगर आप उसको कंसीडर कर लें, उसको आप मैग्नीफाई करके ये समझ लें कि वो साइज़ ऑफ द अर्थ के बराबर हो गई है, तो आप का जो एटम है वो बढ़ करके मार्बल के साइज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक लंबा सांस लेते हैं तो अबाउट 10⁻⁵ मिलियन एटम्स आप अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर एक 40 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं और कंसीडर करें कि वो जो लाइन है वो एक एटम जितनी थिक लाइन है, ठीक है, तो उसके अंदर इतने एटम आ सकते हैं जितनी के इस दुनिया के ऊपर लोग हैं। एटम जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। एटम इज़ अमेजिंगली सो स्मॉल वी कैन नॉट इमेजिन। ये था एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूल, इट्स टाइप्स एंड आयंस।